औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका सेकंड ईयर का कंप्यूटर का पेपर था और आप लोगों ने पेपर तो देख लिया होगा। पेपर बहुत इजी आया होगा था। जी हाँ, पेपर बड़ा आसान था और मैं आप लोगों को अच्छा पीछे आवाज़ आ रही होगी, गली के अंदर बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार आप लोगों के सामने वीडियो बना देते हैं कि आपका पेपर जो आया था वो किस तरह का था। वैसे तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं अपने स्टूडेंट्स को कराए हुए हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो मतलब हट के आ गया है। बाकी ओवरऑल जो है वो सारा के सारा पेपर जो है ये इनको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा तरह से तैयार कराया हुआ था। अच्छा, मेरे पास जो आपके ऑब्जेक्टिव आए होंगे वो आपके, जिस तरह आपको पता है, आपके 20 मिनट थे। ठीक है जी, और 20 मिनट के अंदर आपने 15 ऑब्जेक्टिव करने थे। मैं साथ साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ता भी जाऊंगा और उसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। तो आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका आंसर क्या था, क्या ठीक लगा है या नहीं। पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो था द प्रॉब्लम ऑफ, कुछ लोग इसको सिनोनियम पढ़ते हैं, कुछ लोग सिनोनिम पढ़ते हैं, जो आपको आसान लगे। तो ये प्रॉब्लम जो है ये किस फाइल में था? सीक्वेंशियल फाइल में था, डायरेक्ट फाइल में था, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल में था, ठीक है जी, या प्रोग्राम फाइल में था। तो डायरेक्ट से मुराद रैंडम आप कह सकते हैं। उसके अंदर सिनोनिम प्रॉब्लम जो है बेसिकली डायरेक्ट फाइल के अंदर था। ठीक है, रैंडम फाइल या डायरेक्ट फाइल के अंदर था। तो ये ऑप्शन इसकी डायरेक्ट फाइल थी। ईच प्राइमरी की वैल्यू इन अ टेबल, इसका आंसर था यूनिक, क्योंकि इसके ऑप्शन थी यूनिक, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, फर्स्ट फील्ड इन टेबल। तो इसका आंसर था यूनिक। तीसरा ऑब्जेक्टिव था विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट यूज्ड इन ईआरडी। ईआरडी होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। चार ऑप्शंस बताई गई थी, इनमें से कहा गया कि कौन सा इनमें से एरो जो है वो यूज नहीं होता, सॉरी सिंबल यूज नहीं होता। तो रेक्टेंगल भी यूज होता है। रेक्टेंगल आपको पता है एंटिटी के लिए होता है, ओवल एट्रीब्यूट के लिए होता है, डायमंड रिलेशनशिप के लिए होता है, ट्राइंगल इस तरह का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, ईआरडी के अंदर तो ये ऑप्शन था ट्राइंगल। फोर्थ जी, द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो इन ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। चैप्टर 4 में से था, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट साइड पे जो फ्री कॉलम होता है, वो जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, और जो राइट साइड पे होती हैं उसको हम कहते हैं डिटरमाइंड। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर थी डिटर्मिनेंट। द कॉलम ऑफ ए टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू, अब यहाँ पर कॉलम जो है वो एक फील्ड है, सेल है, रिकॉर्ड है। तो कॉलम फील्ड, टेबल के अंदर कॉलम फील्ड को जाहिर करता है, फील्ड ऑप्शन थी। 6 जो एमसीक्यूज है, हाउ मैनी लेआउट्स ऑफ रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। दो तरह की रिपोर्ट्स थी। ठीक है, यहाँ पर अब ऑप्शन दी गई 2, 3, 4, 5। तो दो थी, टेबुलर रिपोर्ट और कॉलमनर रिपोर्ट, दो टाइप्स थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है। 7 जो एमसीक्यूज है, द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स। पहली ब्रैकेट्स जो थी वो और तरह की हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी था, डी। एंगल ब्रैकेट्स दो डबल भी है ना, ठीक है, तो वो वाले नहीं, सिर्फ एक लेस देन का सिंबल और एक ग्रेटर देन का, जो कि आपका यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर साइड पे भी नजर भी आ जाएगा। तो डी ऑप्शन है। उसके बाद 8 में जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम बग। इनमें से जो आप चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा बग नहीं है, मतलब एरर नहीं है। तो रन टाइम एरर भी है, ऑपरेटर एरर कोई भी नहीं है, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन ऑपरेटर एरर वाला था, बी, क्योंकि ये एरर है ही नहीं। The number of bytes used by character data type, चार डाटा टाइप जिसे हम कहते हैं, तो वो एक बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, ऑप्शंस 1, 2, 3, 4, तो 1 बाइट। द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन, ये तो बड़ा आसान सा था, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जो फंक्शन है, सी ऑप्शन था। विच एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज्ड टू बीप फ्रॉम स्पीकर। ये मैंने स्टूडेंट्स को अपना पढ़ाया था, लेकिन मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि ये तैयार करें। बी
यहाँ तो ऑप्शन आसान था, बी मतलब बी, ए ऑप्शन जो आता है उसके अंदर \b ऑप्शन था। द स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ, ठीक है जी। नेस्टेड इफ नहीं था, इफ सिंपल था, इफ एल्स इफ ये ऑप्शन था, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो नेस्टेड इफ नहीं था, इफ एल्स इफ था। नेस्टेड इफ और चीज होती है, नेस्टेड इफ एल्स और होता। हाँ, इफ एल्स होता तो और ऑप्शन थी फिर। विच स्टेटमेंट causes a loop to terminate early? ब्रेक, ब्रेक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपका लूप जो है वो जल्दी से टर्मिनेट हो जाता है, ब्रेक ऑप्शन थी। लोकल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कहते हैं। ये मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बता चुका था कि बड़े इंपॉर्टेंट है। A sequence of characters from input device to computer। अब यहाँ पर देखें ना, सवाल के अंदर ही आंसर था कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स के लिए टेक्स्ट होता है, ठीक है जी, टेक्स्ट इसकी ऑप्शन थी। तो ये आपके एमसीक्यूज से, ठीक है, ये आपका जो पेपर था ये एमसीक्यूज वाला पेपर था। आपको एमसीक्यूज के आंसर पता चल गए होंगे। जिसके जितने आंसर हैं आप लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कितने आंसर ठीक हैं, ठीक है। जो यहाँ पर अभी वीडियो को देख रहे हैं आप लोग मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स में से आपके कितने नंबर हैं, ठीक है जी, आपने कमेंट के अंदर बताना। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाता है जी सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको जिस तरह पता है कि सेक्शन 1 था और एक सेक्शन 2 था, और सेक्शन 2 जो है वो बेसिकली आपका माइक्रोसॉफ्ट एसेस से रिलेटेड था, और उसके अंदर फिर नेक्स्ट सेक्शन 3 आ जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 3 जो है वो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अच्छा, अब जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एसेस से रिलेटेड क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 क्वेश्चन दिए गए थे। अब मैंने तकरीबन ये सारे स्टूडेंट्स को कराए हुए हैं, ठीक है, आउटपुट वालों के अलावा, क्योंकि मैंने इनकी प्रैक्टिस इनको कराई हुई है। मेरे स्टूडेंट्स बेहतर बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ कि किन किन चैप्टर से। डिफाइन फॉरेन की ये चैप्टर 2 में से है। डिफरेंशिएट बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, ये 7 चैप्टर में से है, ठीक है। चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन जो है इसके अंदर सिर्फ आप एक वक्त में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और ये एक सर्कल होता है, उसके दरमियान डॉट होता है। और चेक बॉक्स जो होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है रेक्टेंगल, उसके अंदर हम आप माउस से क्लिक करते हो तो एक टिक का निशान बन जाता है, दैट्स मीन इट इज सिलेक्टेड। तो ये आपने बताना था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिसिस, ये 3rd चैप्टर के अंदर पहला जो टॉपिक है एनालिसिस, स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को तो मैंने सारा निशान लगाया है, ये सारा वही पेपर आया हुआ। एंटिटी क्या होता है चैप्टर 3 से है। When a relation is in second normal form, ये बड़ा मैंने अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट के दौरान, ये अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो वो मुझे बताएंगे भी, मैंने बहुत दफ़ा टेस्ट में ये सवाल दिया है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशंस हैं कि जी उसमें प्राइमरी की होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और फुली डिपेंडेंट कर रहा हो पार्ट ऑफ प्राइमरी की के अंदर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ने मुझे टेस्ट के अंदर बहुत दफ़ा लिख के दिया है, तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। आप भी बाकायदगी से मेरे चैनल को देखें तो आपके लिए भी आगे आने वाले जो नया कोर्स है इंशाल्लाह उसके बारे में फिर गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी। आपने सब्सक्राइब चैनल को करना है अगर आप देख रहे हैं। आपको यहाँ स्टूडेंट बताएंगे कि ये जो पेपर है मैंने इनको ये सारा पढ़ाया हुआ भी है, सारा इनको गाइड भी किए हुए है, अब पढ़ना तो इनका अपना काम है। अच्छा, उसके बाद जी आ जाता है सवाल फंक्शनल डिपेंडेंसी, बड़ा आसान था जी। इसके एग्जांपल आपने रोल नंबर मार्क्स ये दे दें एरो बना के, और 4 ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के जी, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये 4 थे। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉलमनर फॉर्म, कॉलम की बेस में 7 चैप्टर में से अगर आपने फॉर्म्स को, फील्ड्स जो होती हैं वो आपकी कॉलम्स में है, उसकी हेडिंग्स टॉप पे होती हैं। और फिर राइट एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिकली बुक के अंदर 3 है। इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम्स दैट अकर इन डेटाबेस, उसको आइडेंटिफाई करना,
एसेस देना है, यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना, बैकअप बनाना, 4-5 थी, उनमें से आपने यहाँ पर सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी थी। तो इतना मुश्किल ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं थे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जो कि सी लैंग्वेज का पोर्शन था, और इसमें से भी आपने 9 में से 6 सवाल करने थे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट साइंड एंड अनसाइंड डाटा टाइप। ये मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, निशान नहीं लगाया था, लेकिन मे भी शायद आता ही हो। साइंड वो होते हैं मतलब जिनके साथ सिंबल लगा होता है, मतलब नेगेटिव नंबर्स। जिनके साथ साइन नहीं होते वो अनसाइंड होते हैं, पॉजिटिव नंबर। साइन नंबर वो होते हैं जिनके साथ नेगेटिव सिंबल लगा होता है, और अगर जिनके साथ नहीं लगा वो अनसाइंड नंबर्स हैं। मे भी ये स्टूडेंट ने लिखा है नहीं लिखा, ये मैंने टेस्ट में कभी नहीं स्टूडेंट से लिया। अच्छा, ब्रीफली टेल अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं। परसेंटेज डी टीचर्स के लिए होता है, एफ फॉर्मेट, एफ जो है वो फ्लोट के लिए होता है, सी कैरेक्टर के लिए होता है, एस स्ट्रिंग के लिए होता है। तो ये परसेंटेज, एस और इस तरह करके। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंट एफ स्कैन एफ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता रहा है। इसका प्रिंट एफ आउटपुट के लिए होता है, स्कैन एफ इनपुट के लिए होता है। इनके अगर आप लोगों ने सिंटैक्स लिख दी हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। स्कैन एफ के अंदर जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास कॉमा दे के ना एंड का सिंबल एड्रेस ऑपरेटर साथ जरूर लिखना था। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू लाइन एंड ईयूएफ, ये 14 चैप्टर में से ईयूएफ मतलब एंड ऑफ फाइल। ये भी मैंने अपने स्टूडेंट से इस चैप्टर के अंदर मैंने उन्हें कहा ही था कि यही आप तैयार कर लें। टेक्स्ट स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम, फाइल पॉइंटर क्या होता है, और ये न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल, यही मैंने उन्हें कहा था। तो मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे, तो ये मैंने इनको बताया था। फिर उसी तरह प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस होते हैं। प्रीफिक्स मतलब अगर वेरिएबल से पहले वो सिंबल आ जाए, और पोस्टफिक्स अगर वेरिएबल के बाद वो सिंबल आ जाए, वो पोस्टफिक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद जी फाइंड द एरर्स। अब यहाँ पर मैं ये सवाल को मैंने डिटेल में नहीं देखा। एरर्स अगर देखें तो इंट जो है इसका आई कैपिटल है जी, और x कॉमा वाई, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं दिया हुआ। ये छठा जो है ना, छठा क्वेश्चन उसका मैं अभी ये क्वेश्चन ये मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने ये पहले नहीं देखा। इंट का आई जो है ये कैपिटल है, x कॉमा वाई के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है। कैरेक्टर का c कैपिटल है, ठीक है जी, और बाकी वेरिएबल ठीक है। x इज इक्वल टू 10 ऑनलाइन, ये भी ठीक है, और y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, y इज इक्वल टू 20 जो है 20 सिंगल कामा में नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कैपिटल G जो है, और G इज इक्वल टू x, ये x इस तरह का है ही कोई नहीं, इनिशियलाइज नहीं है। ये लाइन इस पे ये एरर है कि कैपिटल G के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो कैरेक्टर स्टोर होनी चाहिए, और x जो है ये एक दरअसल ऊपर इंटीजर था, और वो एक 10 की वैल्यू ले रहा है, तो 10 तो नहीं डायरेक्ट कैरेक्टर में स्टोर हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक गलती है, यहाँ पर सिंगल कामा का होना जरूरी था। तो ये छठा सवाल था। और सातवां जी, ये इसका आउटपुट बताना था। आप ये मैंने हल नहीं किया, ये आप हल कर लेना, ये तो इतना मुश्किल नहीं था यार। आपने a की जगह वैल्यू 2 लिखनी थी, d की वैल्यू 3 लिखनी थी, और फिर c की वैल्यू 1। इसका आप खुद ही हल कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आपने b और y के मेरे ख्याल में आउटपुट बताने थे, ठीक है। ये मैंने हल नहीं किए, और ये इतना मुश्किल नहीं था इसलिए। फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये भी आसान है, इसके अंदर भी आउटपुट पूछा गया। a की वैल्यू 5 दी गई है, b की वैल्यू 10 दी गई है, x की वैल्यू 20 दी गई है। अब तीनों की कॉमा देकर ये वैल्यू दी है, तो मतलब a b x तीनों की डाटा टाइप सेम है, इंटीजर। नेक्स्ट लाइन में उसने क्या किया, इन t इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू जो है वो t को दे दी, मतलब 20 की वैल्यू दे दी t को। अब फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहा है, t की वैल्यू जो है वो a को दे रहा है, मतलब a की वैल्यू पहले 5 थी, तो अब जब a इज इक्वल टू t करेंगे तो t के अंदर जो वैल्यू x की थी 20 वो चली जाएगी a में। अब a के अंदर वैल्यू आपकी क्या है 20, क्योंकि ये अपडेट होती रही, इसने जान के इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि स्टूडेंट पिछली वैल्यू 5 को ही लेता आएगा a के अंदर। नहीं होगा क्या कि जब दूसरी लाइन है इंट t इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 20 t में चली जाएगी। उस अगली लाइन में a इज इक्वल टू t लिखा हुआ है। अब t के अंदर वैल्यू दरअसल x की है क्योंकि 20 है,
अब वो 20 ए के अंदर चली जाएगी, ए की वैल्यू 5 की जगह रिप्लेस अपडेट हो जाएगी 20 वैल्यू। अब वो 20 वैल्यू बी के अंदर चली जाएगी, 10 की जगह रिप्लेस हो जाएगी बी की वैल्यू। अब बी के अंदर वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 20 होगी और एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी 20 रहेगी, एक्स की भी 20 और बी की भी 20 रहेगी, कोई वैल्यू चेंज एक्स की नहीं होगी। इसका आंसर 2020 हो गया, ठीक है जी। और अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ एफ पुट एस एंड एफ गेट एस। ये फाइल से रिलेटेड फंक्शन से, ये मैंने स्टूडेंट्स को निशान नहीं लगाए थे, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि ये सवाल मैंने आपको निशान नहीं लगाए थे, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट सेक्शन 2 के अंदर आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट असेस। इसमें कहा गया जी अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, 5 और 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस इन योर ओन वर्ड्स। ये मैंने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया हुआ निशान, आई थिंक मैंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं लगाया होगा। तो ये सवाल आ गया, तो माजरत मैं माजरत ही कर सकता हूँ, ये सवाल आ गया। और दूसरा था व्हाट इज फील्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्कस डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज। ये सवाल भी मैंने स्टूडेंट्स को नहीं कराया, वो इसलिए नहीं कराया कि ये सारा जो क्वेश्चन था ये प्रैक्टिकल, मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर परफॉर्म करना था, तो मैं प्रैक्टिकल नहीं करा सका, तो ये सवाल मैंने फील्ड की प्रॉपर्टीज वाला भी नहीं कराया। तो ये अब स्टूडेंट्स ने कौन सा हल किया है, फीमेल स्टूडेंट्स को मैंने फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ाया था, मेरे ख्याल में मेल्स को नहीं पढ़ाया था। तो ऑब्जेक्टिव्स तो दोनों को पढ़ाए हुए थे, इंपॉर्टेंट नहीं कहा था, पढ़ाए हुए थे मैंने ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं भी शायद मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव्स वाला सवाल इन्होंने हल किया होगा, ये आपने कमेंट करके बताना है। बाकी अब बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बड़ा आसान क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 8 में से आया हुआ है, ये मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ था। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है यार, बड़ा आसान था। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस बताने थे, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज भी कहे हुए थे तैयार करने को, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहे हुए थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चैप्टर 11 से बड़ा आसान आया हुआ है जी। आपने इफ एल्स इफ की मदद से, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 ऑप्शन थी, आपने नंबर इनपुट करना है, नंबर इफ एन इज ग्रेटर देन 0 तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इफ होना था, नंबर इज लेस देन 0 तो नंबर इज नेगेटिव, और एल्स के अंदर आपने क्या देना था, नंबर इज 0, ये नेगेटिव। जो आप अगर 0 से कम होगा ग्रेटर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, 0 से कम होगा तो नेगेटिव होगा, एल्स 0 होगा। तो ये इफ एल्स इफ से कोड करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर फ्रॉम यूजर एंड द डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो आपने व्हाइल लूप से करना है, फॉर लूप से करना है, डू व्हाइल लूप से करना है। अगर आपने जिस भी लूप से फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम लिख लिया है वो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। यहाँ पर मैंने पहले अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई भी ऐसा सवाल आ जाता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, तो मैंने बताया था कि इनके अंदर एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, सिर्फ इनके सिंटैक्स चेंज है। तो अगर वो ना लिखा हो साथ तो आप किसी भी लूप की मदद से उसका कोड लिख सकते हो। तो जिस तरह यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था तो आप किसी भी लूप से फैक्टोरियल का प्रोग्राम हल कर सकते हो। तो ये सारा पेपर आपके सामने मैंने रख दिया है, अब आपने खुद मुझे बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मौजूद है वो बेहतर आपको बता सकेंगे, मैंने ये सारा इन्हें पढ़ाया हुआ है, सारा पेपर वही आया हुआ है। और वहाँ मेरे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा एक सीक्वेंस का ग्रुप है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। और आप लोगों ने भी बताना है, अपना कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। और आगे आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी। और नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, आप लोग भी मेरी बात मान लें, जो मैंने आपको कहा है कि जिस तरह मैंने आपको पैटर्न बताया उस तरह उस पर अमल करें, आपका पेपर भी इस तरह बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, आपने भी क्या करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। इससे आप कब देखें बोर्ड में बड़ा फ़ायदा हुआ होगा ना। अब मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको फ़ायदा हुआ होगा जिन्होंने मेरी बातों पर अमल किए। तो आपने भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि
आने वाले जब आगे देखें सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर के लिए आगे नया सिलेबस आ रहा है। आप उस नए सिलेबस को देखेंगे, फिर उस नए सिलेबस से रिलेटेड मैं लेक्चर्स भी अपलोड किया करूँगा। ठीक है जी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट करके नाम भी बताना है, आपने किस एरिया से बिलोंग करते हैं और अगर आपने पेपर दिया है तो कैसा पेपर आया। ठीक है, कितनी परसेंटेज नंबर आ जाएंगे आपके 75 में से कितने नंबर आएंगे वो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।